हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीएससी डे वाइज सीरीज़ में हम लोग आज यूपी जी के पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, मैं सब्जेक्ट वाइज आपका कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम टाइम तक रिवीजन करा दूँ। जैसा कि आप लोग पहले बहुत से टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको उन्हें रिवाइज़ करना है अच्छे ढंग से। तो कल मैंने जो क्लास दी थी उसमें लिस्टिंग कराई थी बायोलॉजी से रिलेटेड, उसको और भी आगे मैं करा दूंगी। जहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावना है वो टॉपिक कवर कर दूंगी। उसके साथ साथ आज पहले यूपी जी के कर रहे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं उनको भी मैं कवर करा दूंगी। तो धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रही हूँ एग्ज़ाम तक आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर हो जाए। आप सभी के कमेंट आए, आप सभी लोगों ने बोला बहुत अच्छे ढंग से आपका रिवीजन हो रहा है, तो मुझे लगा आप ये सीरीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए। जैसा भी आपका सुझाव है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। यूपी पीएससी से रिलेटेड आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट जीएस आप यहाँ पर पाओगे। जीएस से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे। तो जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं कोशिश करती हूँ उन टॉपिक को पहले कवर कराऊँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली रात को 9 बजे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी आर 2023 के लिए, जो कि मैं टॉप 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अब आगे और कंटिन्यू करूँगी, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय सबसे पहले देखेंगे। इस क्लास में भी मैं आपको टॉपिक जो है वो लिस्ट के फॉर्म में जल्दी जल्दी कराऊंगी। वैसे तो मैं ये क्लास करा चुकी हूँ, पहले समझा चुकी हूँ, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप लोग को मैं ये जानती हूँ कि जो भी बच्चे मुझसे पहले जुड़ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आसानी से इसको पढ़ लेंगे, या कुछ बच्चे न्यू हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी आप इस क्लास से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है और यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अब आपको याद ये रखना है कि जब बात की जाएगी जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी फर्स्ट नंबर पे आता है, बट जब बात की जाएगी एरिया की तो एरिया वाइज ये किस नंबर पे आएगा, 4th नंबर पर आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल भी आपको ऐसे ही याद रखना है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। और इस 7.33% एरिया के साथ यूपी 4th पोजीशन पर बना हुआ है। आगे का पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो इससे 8 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो राज्य में देखेंगे उत्तर में उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। इसके साथ साथ हरियाणा है, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जो इससे जुड़ा हुआ है। इसके साथ राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बिहार और झारखंड है। तो कितने हो गए टोटल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टोटल 9 हो गए ना, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ साथ 8 राज्य हैं। और इसके अतिरिक्त राज्य की जो पूर्वोत्तर दिशा में है नेपाल देश भी स्थित है, तो एक देश से भी सीमा साझा करता है। इसके बाद याद ये रखना है कि यूपी में कुल 75 जिले हैं। अब 75 जिले में आपको नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट याद रखने होते हैं। जैसे आपने इंडिया का लोकेशन याद किया, ठीक उसी तरह आपको यूपी का भी याद रखना होता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र आदिवासी जिला सोनभद्र है और कोई भी पहाड़ी जिला इसमें नहीं है। जब से उत्तराखंड अलग हुआ है इससे, तो कोई भी पहाड़ी जिला यहाँ पर नहीं स्थित है। ये आपको याद रखना है। जिन्हें भी ऐसे याद करने में प्रॉब्लम हो रही, सामने मैप रख लीजिए यूपी का और उस मैप में आप नोट करते रहिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहले मैंने जो क्लास कराई है वो मैप के साथ ही कराई है। अभी भी अगर आपको दिक्कत है आप कमेंट करेंगे, मैं वो टॉपिक ज़रूर आपको समझा दूंगी। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसके साथ यूपी के कुल 11 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी एमपी के साथ ही लगती है। अब यूपी का आपको याद रखना है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होती। जैसे कि आपने इंडिया का विस्तार याद किया है, भारत का याद किया, ऐसे यूपी का भी क्षेत्रफल याद होना चाहिए और उसमें आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार याद होना चाहिए। तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है देशांतरी विस्तार कितना है,
77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये इसके देशांतरी विस्तार हो गई। फिर पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है 650 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है उत्तर से दक्षिण तक तो 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश से लगती है, वो है नेपाल, इसके उत्तर में, ठीक है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हैं नेपाल की सीमा से, जो महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। नेपाल के साथ जो लंबाई है यूपी की वो है 579 किलोमीटर। अब नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र के जो जिले हैं उनमें क्या है, भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संचालित किया जा रहा है, ठीक है। राज्य के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, उत्तर में शिवालिक क्षेत्र है, मध्य में गंगा क्षेत्र और दक्षिण में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। अब यूपी की जलवायु याद करनी है आपको, जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश में शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। वार्षिक वर्षा 1000 mm से 1200 mm के बीच होती है और वार्षिक जो तापमान है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब ये देखिए एवरेज में तापमान दिया गया है, जब ठंडी होती है तो आप देखते हैं टेम्परेचर 5 डिग्री और उससे कम भी जाता है, लेकिन हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में है, ये एवरेज आपको बताया जा रहा है। और गर्मियों में आप देखते हैं मई जून की गर्मी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान जाता है। तो राज्य का अपवाह कई नदियों द्वारा होता है, जिनमें गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल और गंडक शामिल हैं। तो भारत की नदियां तो आपको याद ही हैं, इसके साथ साथ यूपी में अब कौन सी नदियां बह रही हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यूपी में गंगा आएगी, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल और गंडक इसमें शामिल है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो यूपी की जो जनसंख्या है वो 199.81 मिलियन है। जो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नहीं भूलना है, 16.50% है, 16.5% भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करता है, जो प्रतिशत है 16.5%। अब इसमें भी आप देखेंगे कुछ शहरी जनसंख्या है और कुछ ग्रामीण जनसंख्या है। तो शहरी जनसंख्या कितनी है 22.27%, मतलब ये जो 16.50% की जनसंख्या है यूपी में, अगर इसको 100% मान लें तो इसका 22.7% जो जनसंख्या है वो शहरी है, बाकी बची कितनी है ग्रामीण है 77.73%। देखिए आप एग्जैक्ट अगर नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो आपको 22 से 23%, 22% इधर याद कर लीजिए शहरी, 77% हो जाएगी ग्रामीण। लेकिन आप जिस तरह से एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ऐसे ही एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पर नहीं याद कर रहे हो। जनजातीय जनसंख्या कितनी है 0.57% है। और राज्य का जो औसत जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो कितना है 829 है, कितना है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो राष्ट्रीय औसत से 2 गुने से भी अधिक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के 4 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, तराई, गंगा के मैदान, भाभर और विंध्य क्षेत्र। अभी मैं मैप के जरिए से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगी। राज्य में 6 स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह हैं, भाबर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली और जलोढ़ मृदा। वर्षा भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश के 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये पॉइंट याद रखना है, पूछा भी जाता है कि यूपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो टोटल 9 हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय और खेती के लिए अनुकूल है। प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य जो स्रोत है वो भी प्राइमरी सेक्टर है, कृषि है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा मैं कोशिश करूंगी मैप के जरिए से आपको सारे फैक्ट्स आसानी से याद करा दूं। सबसे पहले देखिए मैंने बताया भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में यूपी है राज्य, तो इसका आप देख रहे हो मैप दिया गया है, इसी मैप के जरिए से सारी चीज़ें समझनी है। और एरिया वाइज बात करेंगे तो किस नंबर पे आएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी 4th। एरिया वाइज किस नंबर पे है, 4थे नंबर पे है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो एरिया दिया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला भाग दिख रहा है ये हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, फिर दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा ये रहा बिहार, ठीक है, बिहार के बाद देखिए चौथा है झारखंड, 5वां है छत्तीसगढ़, 6ठा है मध्य प्रदेश, 7वां है राजस्थान, 8वां है हरियाणा और ये दिल्ली हो गया जो केंद्र शासित प्रदेश है। इतनों से सीमा लगी हुई है। इसके साथ साथ जो नेपाल है ना, ये एक देश है, इससे जुड़ा हुआ है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें कुल कितने ज़िले हैं। तो एक एक करके, अगर आपके पास मैप नहीं है तो मैप डाउनलोड कीजिए, एक मैप अपने पास रखिए तो आसानी से समझ में आएगा। कुल 75 ज़िले हैं। मैं ऑलरेडी क्लास में समझा चुकी हूँ, अगर मैं एक एक ज़िला बताऊँगी तो भी बहुत समय जाने वाला है। आपको एक एक ज़िले देखने, खासकर जो सीमा पर हैं, मैं भी एक एक करके उनको करवा दूँगी। अब देखिए इसमें 75 ज़िले हो गए। अब यहाँ पर याद करना है आपको, सबसे जो उत्तरी ज़िला है ये दिख रहा है ना सहारनपुर, ये सबसे उत्तरी ज़िला है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे नदर्न मोस्ट या सबसे उत्तरी लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो सबसे पश्चिमी ज़िला है वो है शामली। तो ये सहारनपुर के ठीक नीचे आपको शामली दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिमी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वेस्टर्न मोस्ट, इस तरीके से लिख लीजिए, है ना। फिर आप देखिए आगे इसमें, अब याद करिए सोनभद्र, ये हो जाएगा सबसे दक्षिणी ज़िला। सबसे दक्षिणी ज़िला यूपी का कौन सा है, सोनभद्र है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सदर्न मोस्ट। इसके बाद आपको याद रखना है बलिया। अब बलिया क्या हो जाएगा, सबसे पूर्वी ज़िला। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करेंगे इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो इसके विस्तार में सबसे पहले अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई होती हैं, ठीक है, अक्षांश है। देशांतर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक, ऐसे वाली। तो अभी हम सबसे पहले अक्षांशीय रेखाओं की बात करेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार देखिए सबसे पहले कहाँ पर है, तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, उत्तर में स्थित है ना यूपी। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। अब देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। तो देशांतरी विस्तार है, ये याद रखिए, 77 डिग्री 30 मिनट से ईस्ट, है ना, पूर्वी देशांतर से। यहाँ पर हो जाएगा 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसे ही आप अपने में बना लेंगे, जो मैप है आपके पास वहाँ पर बनाइए ऐसे देशांतर और अक्षांशीय विस्तार लिखिए, ठीक है, ये हो गया, तो भूलेगा नहीं कभी। तो इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार क्लियर हो गया। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे। तो पूर्व से पश्चिम, ये है ना पूर्व और ये रहा पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम किसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। कितना, 650 किलोमीटर। आपको सब एक ही मैप पे बनाना है, मुझे यहाँ पर मैं इसलिए बना रही हूँ जिसमें आपको क्लियर दिखें चीज़ें। तो ये हो गया 650 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण की जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 240 किलोमीटर। क्लियर, इतना हो गया, ये याद हो गया। अब आपको लंबाई चौड़ाई के बाद अब मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ किस ज़िले से कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। एक एक करके सब ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले सहारनपुर देखिए, सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा बनाता है। एक ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और हरियाणा है। पहला ये क्लियर कीजिए। फिर उत्तराखंड से कौन कौन से ज़िले हैं जो जुड़े हुए हैं, पहला है सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये आपको याद रखना। संख्या में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, काउंट कर लेंगे ना, रटना तो नहीं पड़ा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब देखिए ये जो नेपाल है इससे भी आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि इससे नहीं पूछा जाता है। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 है ना। कौन कौन से, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। टोटल 7 जिले ये हो गए जो कि जुड़े हुए हैं नेपाल से। क्लियर हो गया। अब बिहार का देखेंगे। बिहार से कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। 2 2 4 और ये 6, कितने हो गए टोटल, 6 जिले। कौन कौन से, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। अब आपको मैप में लिखना कैसे, उत्तराखंड लिखिए, उत्तराखंड के सामने 7 जिले डाल करके सारे जिले सीरियल से लिख दीजिए मैप के सामने। ऐसे ही नेपाल के सामने लिखिए, बिहार के सामने। एक बार मैपिंग कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे, कभी नहीं भूलेगा। फिर झारखंड से केवल सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र लगा हुआ है और ये एमपी से भी देखिए। तो ये जो सोनभद्र है ये बिहार एक हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये रहा मध्य प्रदेश। टोटल 4 राज्य हैं जिनसे सोनभद्र सीमा साझा करता है और सबसे ज़्यादा राज्यों से लगा हुआ है सोनभद्र। क्लियर हो गया ना यहाँ पर। अब सहारनपुर इसके बाद आ जाता है। 3 इससे राज्य जुड़े हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। देखा था ना अभी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से देखेंगे। सबसे ज़्यादा देखिए सीमा भी एमपी से लग रहा है और यहाँ पर 11 जिले हैं जो एमपी से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला सोनभद्र देख चुके हैं आप लोग। इसके बाद है मिर्ज़ापुर, प्रयागराज,
चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। ये कितने हो गए, फिर से गिनिए। सोनभद्र, उसके बाद है मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, इसके बाद है जालौन, इटावा और आगरा। सारे हो गए। कुल कितने हो गए, 11 हैं। 11 एमपी से लगे हुए हैं। एमपी बनाइए, 11 लिखिए, उसके पास सारे जिले के पास लिख लीजिए देख के, और ऐसे ही मैप में क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैप बना हुआ ठीक ऐसे ही बनाइए। फिर राजस्थान देखिए, राजस्थान से 2 जिले लगे हुए हैं, आगरा और मथुरा। अब हरियाणा से देखिए, यहाँ पर अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर याद रखना है। दिल्ली से कौन कौन सा है, ये देखिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत है। तो ऐसे जब मैप में देख करके आप याद करेंगे ना तो कुछ भी नहीं भूलेगा। अब राजस्थान लिखा, राजस्थान के आगे 2 लिखिए, 2 जिले कौन कौन से, आगरा मथुरा लिख लीजिए। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे, हरियाणा जो भी है इसी तरह जिले लिखते जाइए, कभी नहीं भूलेगा। मैप में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, अब इसके बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूपी वाला क्षेत्र आप देखेंगे, इसमें इसको किस तरह से विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले 3 अलग अलग क्षेत्र वो याद रखने हैं। शुरुआत में यहाँ पर शिवालिक वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद मध्य क्षेत्र है जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गंगा का और यमुना का मैदान यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इसके साथ साथ दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर और चीज़ें याद रखनी, यहाँ पर जो नदियाँ हैं गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल, गंडक, कैसे याद करेंगे। तो इस मैप पे आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं बताती हूँ। तो बिजनौर से एंटर करती है ऐसे गंगा आपको याद रखनी है, ठीक है। गंगा के साथ ठीक ऐसे यमुना भी आती है। यमुना के साथ इसके साथ देखिए और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, ठीक। इसके आगे बढ़ेंगे घाघरा है, गंडक है। तो इस तरीके से आपको आगे की भी नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ देखनी है, और इनके द्वारा यहाँ पर मैदान निर्मित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट याद ये रखना है कि इसके 4 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब इसमें तराई, गंगा के मैदान, भाबर और विंध्य क्षेत्र ये पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले देखिए शिवालिक के बाद क्या होगा, भाबर वाला रीजन होगा ना। भाबर मतलब देखिए नदियाँ आती हैं अपने साथ बहाकर, बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर बहाकर लाती हैं, जो एक ढेर में एक पट्टी नुमा संरचना बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम भाबर वाला रीजन कहते हैं, और यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर जैसे ही बाहर निकलती हैं वहाँ पे दलदल जैसा क्षेत्र होगा, तराई क्षेत्र होगा, पानी भरेगा, है ना। तो तराई क्षेत्र ऐसे याद कर लीजिए। तो तराई क्षेत्र होगा। तराई क्षेत्र के बाद आपको मैंने बताया है मैदानी क्षेत्र है, और ये मैदान गंगा की वजह से निर्मित हुआ है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे विंध्य क्षेत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले है भाबर, आपको याद करने का तरीका भाबर, फिर तराई है, तराई के बाद मैदान है। इन मैदानों को भी आप 2 भागों में पढ़ेंगे, बांगर और खादर, ठीक है। और इसके बाद विंध्य क्षेत्र। तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड करके याद कर सकते हो 4 भागों में। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, टोटल 9 हैं। इसकी जलवायु कैसी है, उपोष्णकटिबंधीय, खेती के लिए अनुकूल है। तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूपी से रिलेटेड जाने। मैंने कोशिश की आपको मैप के जरिए से भी समझा पाऊँ, और एग्ज़ाम से यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये पूरी क्लास बहुत अच्छे से ज़रूर देखिएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।